नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। पाकिस्तान आतंकवाद की कीमत कब चुकाए? वो कीमत जो भारत को करीब करीब हर रोज चुकानी पड़ रही है। ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने कश्मीर में हमारी सेना के कैंप पर हमला किया। कुपवाड़ा के पंजगाम में एलओसी के पास हुए हमले में 26 साल के कैप्टन समेत हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए। आशंका यह भी है कि जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ेंगे। सेना भी ये मान चुकी है कि करीब 150 आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे। इसके बावजूद हम पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठा पा रहे। नेताओं की जुबान पर सिर्फ कड़ी निंदा होती है। उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारत ने एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारा भी मानना है कि हर आतंकी घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना शायद मुश्किल है, लेकिन क्या पाकिस्तान की एक ही बार सीधे सीधे तौर पर सर्जरी नहीं की जा सकती? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान को मिलने वाली दुनिया भर की मदद रोकी नहीं जा सकती? और सबसे खास बात यह है कि भारत ने वो कदम भी नहीं उठाए जो वो खुद उठा सकता है। पाकिस्तान अब तक भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन है। अब तक भारत ने सिंधु जल समझौता खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं की है। इसलिए आज ताल ठोक के सवाल पूछेंगे कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को ये डिस्काउंट किस लिए? आतंकी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हम कब करेंगे? और आतंकी पाकिस्तान भारत का दुलारा देश क्यों बना हुआ है? बड़ी इच्छा थी हमारी खुद आर्मी में जाने की। आर्मी में ना जाके पुलिस में जा पाए हम, लेकिन बेटे को मैंने आर्मी में भेज दिया। हमारा आर्मी परिवार है, इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बादते रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश के बेटों को। हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ऑप्शन है, मिलिट्री ऑप्शन है। जब जब वो इस माफिया की कार्रवाई करता है, हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि उसके ऊपर कम से कम 10 से 50 गुना ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करें। हमने पाकिस्तान के घुटनों को टेकना है और वो तभी टेकेगा जब हम मीटिंग्स बंद करें। हमारे इलाके के खिलाफ 15 कोर के बाहर तकरीबन 150 मिलिटेंट्स होंगे। वो जो पुंछ राजौरी की तरफ भी होंगे कुछ। Uri or anything will keep happening till you resolve the core issue. These are people who are agitated. There is a freedom struggle going on. उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें, लेकिन उसको नुकसान उसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर के जो हालात हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कश्मीर में वो इस प्रकार के हालात जो है वो क्रिएट करे। उसको पूरा जो है मुकाबला ही नहीं किया जाएगा, उसको पूरा जवाब दिया जाएगा। कब हमारी केंद्र सरकार जागेगी और समझेगी कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं को कैसे रोके? मैं जानता हूं कि ये काम आसान नहीं है, पर यह भी सही नहीं कि कुछ न करें तो अपने आप समाधान मिल जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद समाचार है। हमारी आर्मी सक्षम है इस तरह के इंसिडेंट को बड़े मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और मुंहतोड़ जवाब देगी। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कश्मीर में कब तक सेना के जवान शहीद होते रहेंगे? दूसरा सवाल, पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता? तीसरा सवाल, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग क्यों नहीं किया जाता? चौथा सवाल, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पंजगाम के बाद क्या? और ताल ठोक के पांचवा सवाल, सिर्फ कड़ी निंदा से सुधरेगा पाकिस्तान? कश्मीर के कुपवाड़ा में जिस आतंकी हमले पर हम आज की बहस कर रहे हैं, आपको बता दें कि वो पूरी तरह विश्वसनीय रिपोर्ट पर आधारित है। इस आतंकी हमले की तस्वीर जी न्यूज के रिपोर्टर और विश्वसनीय एजेंसीज के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, इसलिए इस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता पर भी आप यकीन कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, यानी कि विश्वसनीयता के चारों मानकों पर यह खबर पूरी तरह से खरी उतरती है। और आपको बता दें कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं
तो आप #TT के सवाल लिखकर अपना सवाल ट्वीट कर सकते हैं अपने नाम और शहर के नाम के साथ। आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और यूपी के रुद्रपुर के देवरिया से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, भारतीय विदेश सेवा में 1978 में शामिल हुए थे, कजाकिस्तान, स्वीडन, लातविया में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, NSG में फोर्स कमांडर रह चुके हैं, आतंकवाद विरोधी अभियान में उनकी विशेषज्ञता है। आप सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम में स्वागत है। आमतौर पर हम दर्शकों के सवाल बाद में लेते हैं, लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी ये बताते हुए कि 1.5 मिनट की समय सीमा रहेगी, मैं एक दर्शक के सवाल से ही कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि कड़ी निंदा मनमोहन सिंह सरकार भी करती थी, कड़ी निंदा आपकी सरकार भी करती है, तो जब कड़ी निंदा ही करनी है तो मनमोहन सिंह सरकार की कड़ी निंदा की स्पेलिंग कमजोर थी क्या, जो आप इतना गुस्सा हो जाते थे और आज आपका गुस्सा ठंडा रहता है? देखिए, मैं बात एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है तो सरकार की प्रतिबद्धता उसके एक नहीं अनेक एक्शंस में साफ दिखती है। याद करिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहली दिवाली जम्मू कश्मीर में जाके मनाई थी। ऐसा नहीं कि वो कोई यहाँ बैठकर अपने घर में मना रहे थे। 80,000 करोड़ का पैकेज देना हो, या कश्मीर के जो विस्थापित हैं उनके जो मंथली रिइंबर्समेंट है उसको बढ़ाना हो, अथवा सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में और अधिक मुस्तैद करना हो, अथवा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में लगभग अलग थलग करने में हम सफलता हासिल कर चुके हैं। आज एक यथार्थ है कि कुछ हद तक चीन को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ इस कश्मीर के मुद्दे पे नहीं है, और अभी तक हमारी जितनी भी बातचीत हुई है उनमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे बात हुई है। हमने कहीं पर भी उसको इस विषय को लेकर लाभ पाने की स्थिति में नहीं आने दिया। और जहां तक ये घटना हुई है, यह दुखद है। आप विश्वास रखिए कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से दृढ़ है, कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, जैसे कि पिछले कई मौकों पे साहसिक निर्णय लिए गए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके डिमोनेटाइजेशन तक, वैसे ही आप आश्वस्त रहिए। इस विषय के ऊपर भी सरकार गंभीरता से और काफी लंबे समय से सोच रही थी। ऐसा नहीं कि इस घटना के बाद ही कोई हम तात्कालिक सोच रहे हैं। कुछ लंबे समय से सरकार कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय करने का विचार कर रही है। अखिलेश प्रताप सिंह, अगर सरकार विचार कर रही है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? ये प्रश्न आपने पूछ लिया, मैं भी यही पूछने वाला था कि 3 वर्ष हो गए, अभी विचार विमर्श इनके अनुसार चल रहा है, परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। सत्ता में आने के पहले माननीय मोदी जी ने जिस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए थे, सबको लगता था इतना बड़ा जनादेश मिलने में वो भी बहुत बड़ी भूमिका थी कि हम लव लेटर नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से सख्ती बरतेंगे। और लोगों ने कहा कि चलो एक बार अवसर दें। लेकिन क्या हुआ, आज जितने हमारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम थे, जिन फोरम पे जो ऑफिशियल फोरम होते हैं, चाहे UN हुआ, चाहे G20 हुआ, कुछ और हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया जाता माननीय मोदी जी द्वारा, सुषमा स्वराज द्वारा। सिर्फ कहा जाता है कि पड़ोस एक देश है जो आतंकवाद पैदा करता है, खेती करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, सब कुछ कहते हैं, नाम नहीं लेते थे। और जो जिन लोगों की इतनी खून खौलता था उन हमारे भाजपा के नेता और मित्रों का, आज सब तक मुँह से सब तक नहीं खुल रहे हैं। क्यों? ये नहीं चलेगा भाई। आपको जिम्मेदारी मिली है, जवाबदेही आपकी है। आप जो कदम उठाना चाहें, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अस्मिता और हमारी सुरक्षा का प्रकरण है। आपको ही इसमें कदम उठाने हैं, आपको इसमें निर्णय लेने हैं। पिछले 5-6 महीनों में कहीं कोई भी गतिविधि नहीं दिखी कि आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या हमारे ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। आप कह रहे हैं पिछले 6 महीनों में कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिखी। मैं आप दोनों से, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप डिप्लोमेसी के विशेषज्ञ हैं, आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अशोक जी, आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान की प्याज नहीं खाएगा ऐसे किसी कड़े समय में, जब अपने पास प्याज कम होती है तो भारत के लोग मर जाएंगे? या पाकिस्तान से आने वाली कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं आएगी तो हिंदुस्तान के लोगों का जीवन रुक जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन क्यों है? क्या हमारी इकोनॉमी ढह जाएगी अगर वो हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं रहेगा तो?
देखिए, वो भी अगर हम कदम उठाते हैं, जो अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन उसको उससे जो ओहदा है उससे अगर हम ले लेते हैं वापस, अगर आप बायलैटरल ट्रेड में देखें तो हमारा ट्रेड ज़्यादा है, उनका कम है। तो ये भी केवल एक सिंबॉलिक स्टेप होगा। इसका कोई हमको देखिए स्टेप ऐसा उठाना चाहिए जिसका कि उनके ऊपर असर हो, जिसका कि जिसे हम कहते हैं दैट इट शुड फील द पेन, उसको दर्द महसूस हो। इससे उसको दर्द महसूस नहीं होगा, तो हमको कदम कोई ऐसा उठाना है जिससे कि उनको दर्द महसूस हो। और उसमें यकीनन केवल एक पानी का मुद्दा है मेरे विचार से। मैं जो रक्षा के मामले में है, जो आर्मी हमारे काम कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वगैरह, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, या अगर ऐसी बातें हैं जो कि बैक चैनल्स में हम क्या कर सकते हैं, वो तो यहाँ पर बातचीत नहीं करें ठीक रहेगा। वो तो सरकार को मालूम है कैसे करना है, क्या करना है। हमने बलूचिस्तान का इशू रेज किया है, उसको आगे कैसे ले जाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसे डाला जाए। मैं ये नहीं कहूँगा जो उनको अलग थलग किया जाए, क्योंकि अलग थलग जो हमने बहुत प्रयास किया है, G20 में किया, ब्रिक्स में किया, और जगह किया, तो उसकी एक सीमा है, उसकी एक हद है। जितना होना था वो हमने उनको कर लिया है। परंतु जिसके ऊपर निर्भर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो चीन का उसको बहुत ज़्यादा सहयोग है। चीन के अलावा और जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या अगर हम देखें सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, UAE हो, जिसका उसको सहारा मिलता सहयोग, उसकी तरफ से दबाव बढ़ा है। सर, मिश्रा जी, सर्जिकल स्ट्राइक हर बार नहीं हो सकती, सर्जरी तो हो सकती है कम से कम एक बार। मैं इंडियन आर्मी में 1961 से कमीशन ऑफिसर हूँ, और मुझे पूरी सर्विस में और 22 साल रिटायरमेंट हुए हुआ आज तक भी मुझे जो मेरा मंत्र रहा है वो रहा है नेशनल सॉवरेंटी, नेशनल इंटेग्रिटी और नेशनलिज्म। और इसी के तहत मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी के तहत आज भी चल रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये आज के दिन में जो परिस्थिति है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और क्लियर वर्ड्स में, कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो एक अभी उनका जो एक विश्वास है या उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो इस लीडरशिप में है। वो समझते हैं कि लीडरशिप सुदृढ़ है, स्ट्रांग है और कुछ कर पाएगी। मोदी जी के बारे में वो सभी यही सोचते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कॉम्पोजिट मेथड्स हैं वो सब इस्तेमाल करना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। सर्जिकल स्ट्राइक ही सिर्फ नहीं या ऑपरेशन ही सिर्फ नहीं, इसी के साथ साथ पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, ट्रेड, वाटर और कॉन्स्टिट्यूशनल सभी मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान से लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो आज के दिन में वहाँ सेंचुरी बन गई है, जो वहाँ पर लोग लोकल आए दिन और तमाम पॉलिटिशियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ये पहले ख़त्म करें। अगर ये खत्म होगा तो शायद इन्फिल्ट्रेशन भी वहां से खत्म होगा और हम काम भी कर पाएंगे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, पानी रोकने में डर क्यों लग रहा है हमें? देखिए, जो अभी आपके दोनों विशेषज्ञों ने बात कही, दोनों बातें निश्चित रूप से गंभीर हैं। तो मैं इसमें एक तथ्य भी सामने रखना चाहता हूं। उनका बहुत सही कहना था कि पाकिस्तान पर हमें ऐसा दबाव भी बनाना होगा मिलिट्री कार्रवाई के साथ साथ कि वह अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस करे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सार्क समिट हुई थी। पहली बार सार्क समिट में ऐसा हुआ कि इस सार्क रीजन के दो बड़े मुस्लिम देश, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, दोनों ने ओपनली पाकिस्तान पे आरोप लगाया और सार्क समिट का बहिष्कार करने की बात कही। आतंकवाद को लेकर दोनों का पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाना कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि पाकिस्तान को वो दबाव महसूस कराने के लिए जरूरी था। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर आप देखें तो मेरे विचार से पिछले 40-50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस विषय के ऊपर भारत सरकार ने एक मीटिंग की और यह संकेत दिया कि हम भाई इसको यथावत नहीं चलने देंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान में बड़ी भारी प्रतिक्रिया भी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमने जिस प्रकार का स्टैंड लिया है, यह भी उस दबाव की प्रक्रिया का अंग है। तीसरा, अगर आप देखें बलूचिस्तान के मुद्दे पर पिछले वर्ष 15 अगस्त से जिस ढंग से
प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, उसके बाद पाकिस्तान जिस प्रकार का दबाव महसूस कर रहा है, और चूंकि ग्वादर वहां पे है तो चीन को भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर एक बड़ी चिंता उत्पन्न हो रही है। यह भी एक तीसरा पक्ष है जिसको लेकर दबाव। तो और मैं चौथा बताना चाहता हूं, सुधांशु जी, आप याद करिए जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को मान्यता दी थी, उनमें से एक सऊदी अरब जैसे देश भी, वहां जब प्रधानमंत्री जाते हैं वहां हम ओपनली कहते हैं देयर कैन नॉट बी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, यानी वह भी यदि आतंकवाद के मुद्दे पे हमारे साथ आते हैं। सुधांशु जी, इन सबसे आपके सैनिकों का मरना बंद नहीं हो रहा। वो कुपवाड़ा में आपके सैनिकों को मार के चले जाते हैं, वो उरी में आपके सैनिकों को मार के चले जाते हैं, वो गुरदासपुर में आपके सैनिकों को मार के चले जाते हैं। उनका निर्वासित राष्ट्रपति विदेश में बैठ के ये खुलेआम धमकी देता है कि ये आपके यहाँ होते रहेंगे जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी। आपने रोहित जी सही कहा कि इसकी इमीडिएट हमें ऐसी सफलता नहीं मिल रही और इतनी जल्दी नहीं मिल सकती भी है, क्योंकि ये 60-70 साल की क्रॉनिक डिजीज है। ये 60-70 साल का बनाया हुआ कैंसर है। आप किसी आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति को या क्रॉनिक डिजीज के व्यक्ति से नहीं कह सकते कि साहब 2 दिन में आपने दौड़ना नहीं शुरू किया, ये हुआ। इसका समाधान होगा दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों। मगर एक ध्यान रखना पड़ेगा अखिलेश जी, भारत के सारे राजनीतिक दलों को इस विषय के ऊपर किंतु परंतु से अलग हटकर राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष मसर्रत आलम के पक्ष में बयान देंगे, मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर अफजल गुरु के पक्ष में बयान देंगे, गुलाम नबी आजाद अफजल गुरु के पक्ष में बयान देंगे। यह भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत हो गया यार। ठीक है, राजनीतिक दलों में दो मत नहीं होने चाहिए। अखिलेश जी थोड़ा स्तर मेंटेन रखेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और हंसी की तो कम से कम आज उम्मीद नहीं कर रहा था आपसे, जिस तरीके से आप हंस रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं आपसे और सबसे हम भी उम्मीद करते हैं। आप हंस रहे हैं सर उस पे बैठ के। अगर वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 70 साल की क्रॉनिक डिजीज है, या तो आप शर्मिंदा बातों पे मैं हंस रहा हूं या फिर तथ्य रखें। इनकी बातों पे हंस रहा हूं, अभी उसका जवाब दे रहा हूं। आप हंस रहे हैं सर, इनके हाँ वही मैं तथ्य रख रहा हूं। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात पे इन्होंने गिनाया कि फला फला के नाम पे ये लोग सपोर्ट करते हैं कश्मीर के फला फला के नाम पे नहीं सर। अगर आपने सुना है तो ठीक से कोट करके बताइए किस बात पे आपको एतराज है। आप बताइए आपको किस बात पे एतराज है। फला फला नहीं होता सर। एतराज इस बात का है, पहले जरा टोन संभाल के भी बात किया करें, आपसे ये भी अपेक्षा करते हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं फला फला के नाम पे ऐसा हो गया। प्लीज आप सुनिए, कितने सीरियस विषय पे बात कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? पे बात सुनिए। हाँ, बात कर रहा हूं, सुनिए। मसरत आलम और जिनको पार्लियामेंट पे फांसी हुई थी उनका नाम लिया था। अरे भाई, किसके साथ सरकार बनाए हो? किसके साथ कश्मीर में सरकार बनाए हो? आप उनके नाम हम पे गिना कर तोहमत लगाने का, डाइवर्ट करने की बात करते हो। कुछ तो इसी पे हंसी आ रही थी कि शर्म किया करो आप। जिसका आरोप हम पे लगाते हो, उसी के समर्थकों, उन्हीं को पालन पोषण करने वालों के साथ वहां सरकार बनाए हो। ये मैं कह रहा हूं। आपको दूसरी बात, पे शर्म आती है तो शरद पवार जाके कहते हैं मोदी को हटा दो, ठीक कर देंगे सब। है 3 साल बाद इनको ये ज्ञान हो गया कि ये 60 साल की समस्या है। 3 साल पहले इनके पास समाधान था जब ये विपक्ष में थे। सब की लव लेटर लिखना बंद कर दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा। अब बता रहे हैं कि ये असंभव नहीं है। तब सब कुछ के इनके पास निदान था, सब समस्याओं का समाधान था। भाई, हर कोई आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी हो या पूरा देश हो। आप कदम उठाइए, कार्रवाई करिए। आपका तो मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, न खून खौल रहा है और न जबान निकल रही है आपकी। कोई बड़ा नेता ये भी हम नहीं कह रहा है कि हम ये पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा, मैं देख लूंगा या मैं ये कर दूंगा। तब तो 56 इंच से लगा 72 इंच, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अब लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के हमारे बड़े बड़े नेता जो सत्ता में बैठे हैं, और ये दुनिया से भी अपील नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ चलो लामबंद हो, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक थ्रेट है, चलो उसी मूवमेंट पे कुछ तैयारियां हो, कहीं उस पर भी एक्सरसाइज करता दिखे। खामोश बैठे हैं, वो जो चारा कर रहा है ना, आप कुछ हरकत कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल या सामरिक, किसी भी तरह से नहीं। हम तो कह रहे हैं साथ हैं, आप कदम उठाओ। सर, आप जो कह रहे हैं साथ हैं, वो कैसा साथ है उसको समझना बड़ा जरूरी है। मिश्रा साहब, ये ऐसा साथ है
जो टीवी पे कहता है कि मैं साथ हूं, क्योंकि देश के लोग देखते हैं टीवी बैठ के। लेकिन जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो एक कोने से एक नेता पार्टी का खड़े होकर सबूत मांगने लगता है कि मुझे इसका सबूत दिखाओ कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका वीडियो कहां है। एक नेता उसी पार्टी का विदेश चला जाता है, सरहद पार पाकिस्तान की जमीन पर बैठ के कहता है मोदी सरकार है, इसको हटा दो, हमें वापस ले आओ, जैसे वहां से हम गवर्न होते हो और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या दुनिया के देश या पाकिस्तान ये सब चीजें देखता नहीं है? और जब वो ये सब चीजें देखता है तो वो ये जानता नहीं है कि जिस देश की राजनीतिक पार्टियों में एकजुटता नहीं है, वहां मैं कभी भी जाके इसके सैनिकों को मार के आ सकता हूं ऐसे ही। देखिए, अगर इतिहास की बात की जाए तो शायद आज मैं समझता हूं कि जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो 1947 से शुरू हुआ है। मैं वो सब बातें नहीं कहना चाहता हूं। मैं 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा हूं। हाजीपीर पास लिया था हम लोगों ने, हाजीपीर वापस हो गया। 1971 में लड़ा हूँ, 93,000 प्रिजनर्स थे, ऐसे ही चले गए, कोई हमको फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले ये तो ज़रूर कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हॉलो साउंड है, इसमें है नहीं कुछ। अगर यही होता तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि तमाम जो आज कश्मीर में 6% वोटिंग पर जो नेता वहां जीतते हैं, आके पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो क्या बातें हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं, वो भी देखने की बात है। 6% वोटिंग पर जीतने वाले ये कहते हैं कि यहां पर हमारे साथ अन्याय हुआ है, जबकि वो तमाम लोग वहां पर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और मैं तो ये समझता हूं कि जो भी हो रहा है, इंटरनल जो वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि यही लोग पनाह देते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं। सर, लेकिन कार्रवाई होती है अशोक जी, हमारे नेता चिल्लाने लगते हैं कि पैलेट गन बंद करो, हमारे नेता चिल्लाने लगते हैं कि ये पत्थरबाज नहीं है, ये तो वहाँ के नागरिक हैं, हमारी नेता चिल्लाने लगते हैं कि आप इनको अलगाववादी कह रहे हो, ये तो यहाँ के लोग हैं, ये तो खुद ही प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी बिल्कुल। हर किसी पार्टी को अपनी प्रक्रियाओं को सही ठहराना है और उस सब प्रक्रियाओं को सही ठहराने की लड़ाई के बीच सब इस बात से बेपरवाह हैं कि असल में आपके जवान वहां पे मर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सब जो पार्टीज हैं वो अपना पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनके वहां पर कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा जो 6-7% को जो वोट पर जो यहाँ पर आए हैं, जब यहाँ पर है कुछ और बातें करते हैं। मैंने तो उनको कहा है, वो ये कहते हुए सुना है दैट आर्मी मर्डर्स कश्मीरीज। अब ये कोई आर्मी तो है वहाँ पर, फौज है वहाँ की सिक्योरिटी देने के लिए, उनके लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए। और ये जो हमारे लीडर्स हैं, जो इंडिया के लीडर्स हैं, अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर तो आगे हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। हमको जो गवर्नमेंट को जो करना है वो है बहुत अलग अलग सतह पर इस प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करने के लिए आगे जाना है। एक तो देखिए, इंटरनेशनल पर हमने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा भी दबाव हो, चाहे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, अमेरिका हो, कोई और देश हो, जो आप आतंकवाद का रास्ता छोड़िए। और मेरे विचार से चीन को भी ये कहना, क्योंकि आतंकवाद उनके लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जो उसका असर हो या ना हो, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पर अमेरिका को कोई कार्रवाई करनी होती है, चाहे अफगानिस्तान में करनी हो, चाहे ईरान में करनी हो, चाहे इराक में करनी हो, वो हमसे सलाह लेने आता है क्या? अगर हमको कोई कार्रवाई करनी है, हम पाकिस्तान से परेशान हैं, हम हमेशा इस चिंता में क्यों रहते हैं कि हम चीन का साथ ले लें? नहीं, या हम अमेरिका की सहमति मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो आपको उनकी परमिशन लेनी है या उनसे कुछ पूछना है। नहीं, आप हम ऐसा नहीं देखिए कह रहे, सक्षम लेकिन ऐसी मान्यता है। जी, हम सक्षम हैं, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया 28 सितंबर को। उसके बाद किसी और चीज के लिए हम सक्षम हैं, क्योंकि देखिए, हम इसको पूरी तरीके जंग तो इसमें नहीं करा देना चाहते हैं, हम उसके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं, परंतु हम ये भी नहीं चाहते ये ऑल आउट वॉर हो जाए, क्योंकि ऑल आउट वॉर किसी के फायदे में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। तो इसीलिए उसको चोट तो जरूर पहुंचाई जाए, जिससे कि वो अपने इन कर्मों से बाज आ जाए, परंतु ये नहीं है। और हम जो अगर अमेरिका के पास जा रहे हैं, उनकी सलाह लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको यही कहने जा रहे हैं जो यहाँ पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जो केवल भारत के लिए नुकसानदायक नहीं है, वो सभी पूरे रीजन के लिए नुकसानदायक हैं और यहाँ की शांति के लिए नुकसानदायक हैं, जो उनको भी इसका हिसाब चुकाना पड़ सकता है, उनको उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ सकता है। केवल इसीलिए हम कह रहे हैं। अदरवाइज जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने में तो हम खुद सक्षम हैं, हमको और ज्यादा। और अब जैसे आपने शुरुआत में कहा था,
जो अब जैसे बर्फ पिघल रही है तो वहां से और ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करेंगे। अभी करीब 100-150 यहां पर हैं, 100-150 सरहद के दूसरी तरफ हैं। उनको कैसे रोका जाए, मेरे विचार से सरकार को और अपनी फौज को ये पूरी तरह से देखना है जो उनको कैसे रोका जाए। और फिर तीसरी चीज है जो एक हमको देखना है, हमारे जो अपने बेसिस हैं, आर्मी बेसिस हैं, पठानकोट में भी वही हुआ, उरी में भी वही हुआ, अभी भी वही हुआ, उनको हमने बहुत अच्छी सुरक्षा देनी है क्योंकि इसका जो मैसेज जो जाता है बाहर वो इतना अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि लोग पूछते हैं जो जब आर्मी अपने को नहीं प्रोटेक्ट कर पाती है तो देश की रक्षा में वो कैसे हो। तो ये वाला जो भी आर्मी की जरूरत है उनको, मेरे विचार नहीं, जो अगर वो नहीं तो मेरे विचार से जो भी सरकार से उनको सहायता चाहिए, जो हम आपके पेरीमीटर्स, ठीक है आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जो साहब जब वहां पर उरी में हुआ तो एक चेंज ओवर हो रहा था इसीलिए वो टेंट में थे वगैरह, ऑल दीज आर ऑल राइट, बट आई थिंक वी नीड टू बी पूरी तरीके से अपने को हमें सक्षम करना है जिससे कि ऐसा मौका हम पाकिस्तान के जो टेररिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं मिला जाए। नहीं, पहली बात तो ये समझने की है कि कोई ये स्टेटमेंट दे आज इंडिया में कि आर्मी अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो देश को क्या प्रोटेक्ट करेगी, ये टेरिबल स्टेटमेंट है और इसको मैं बहुत ऑब्जेक्ट करता हूं। आपने एक स्टेटमेंट में अपनी पूरी इंडियन आर्मी को उड़ा दिया, ये तो बहुत अफसोस की बात है। और ये मैं समझता हूं कि ये तो मेरे ख्याल से न तो सूझी बूझी स्टेटमेंट है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यही तो आर्मी आपकी है। 71 में 93,000 प्रिजनर्स रही थी, यही सर्जिकल स्ट्राइक की है यही आर्मी। और मैं जो उरी का एरिया है, मेरा एक ऑफिसर जो कि मैंने तो बटालियन कमांड 1981 में ख़त्म किया था, वो बाद में ज्वाइन किया था, वो ब्रिगेड कमांडर है। मैं विजिट करके आया हूँ, मैं अभी जम्मू विजिट करके आया हूँ। इस टेरेन में आपको मैं बता दूं आर्मी कर क्या रही है। मेरी बटालियन जो आज जम्मू में है, वहाँ पर हर ऑफिसर्स को वेपन इशू किए गए हैं, वो अपने घर में रखता है, वेपन लोडेड होते हैं, रात में वहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, शॉर्ट रेंजेस बना रखे हैं। रात में मैंने राउंड वहाँ रात में मैंने सुना कि आवाज़ आ रही है, तो मैंने कहा क्या हो रहा है। उसने कहा सर ये पेरीमीटर पेट्रोल के जवान हैं, रेंज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्मी इस अलर्ट पर होती है। जो एरिया है, जो इतनी डिफिकल्ट एरिया है, रवीन्स हैं, और वहाँ पर लोकल्स इतने सपोर्टर हैं, लोकल इतने सपोर्टर हो गए हैं जो इनको लाते हैं। तो ये मैं तो इसको बहुत ऑब्जेक्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि पहली बार मैंने आज सुना है स्टेटमेंट कि आर्मी जब अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो किसको प्रोटेक्ट करेगी। तो हटा दीजिए आर्मी, वहां पर चौकीदार लगा दीजिए। Why don't you do it? और अगर आप आर्मी की बेइज्जती इस तरीके से करते हैं तो आपकी आर्मी का ये जो मोरल डाउन कर रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी आपको इतनी बड़ी पे करनी पड़ेगी कि आर्मी को जब हटाएंगे तो यू विल बी रोल्ड ओवर बाय पाकिस्तान एंड चाइना। बोलिए जयशोक जी, फिर मैं देखिए या जस्ट वन स्मॉल कमेंट, यू नो ये नहीं sorry, how can you are such a senior person, you have been diplomat and you are making this statement? I am amazed. Mr. Brigadier Mishra. No, I'm not Mr. I'm Brigadier Mishra only, and you can call me Mishra only. But I'm amazed. मिश्रा जी, आप बात सुन लें उनकी। देखिए आप बात तो सुनिए, because it is not I who am making the statement. Let me tell you. Have you examined the statement made by others and then you make a statement? First you hear a thing, it is hearsay and you make this statement. This is a statement that has been made by irresponsible people. By Lieutenant General Huda, who was the commanding officer in that area till 2016. He is the one who has made that statement. I have not heard this statement. वहाँ पर जो ब्रिगेड उरी में जो ब्रिगेड कमांड किए थे, जो डिवीजन कमांड किए थे, कोर कमांड किए थे, जनरल हसनैन हैं, उनसे आप पूछिए। नहीं उनसे भी और ऐसे तमाम लोग हैं। मिश्रा जी, अब तो वो नाम दे रहे हैं ना, आपको कोट दे रहे हैं बकायदे कि किसका कोट है, वो नाम दे रहे हैं। 2011 तक थे जनरल अता हसनैन, उनसे भी बात कर सकते हैं। पर ये वाली जो चीजें हुई हैं ये अब हो रही हैं जबकि वहां पर जनरल हुदा was there and I can tell you। भाई जनरल हुदा ने यह कहा कि जब आर्मी, क्या उन्होंने यह कहा कि जब आर्मी अपने को डिफेंड नहीं कर सकती है तो क्या नेशन को डिफेंड करेगी? क्या यह स्टेटमेंट हुआ? This is not a statement that I am making also। No, did he say that? But within inverted commas, can you say that Huda has said this? अरे
ब्रिगेडियर मिश्रा, दैट इज द स्टेटमेंट आई एम ऑल्सो नॉट मेकिंग। मैं ये कह रहा हूं जो लोग एंड यू बिलीव इट एंड यू सपोर्ट इट एंड यू कोट इट। मैंने तो नहीं कहा, ये तो नहीं, अभी आप कह रहे हैं टीवी पर। आप यू आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। नो नो सॉरी, हियर इज एंकर, यू आस्क। मुझे लगता है हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल मिश्रा जी और अशोक जी। सुधांशु त्रिवेदी, हम चुनाव के टाइम पे कहते हैं एक सिर जाएगा तो हम 10 सिर लेके आएंगे, और जब हम चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद हमारा एक एक करके 10 सिर चले जाते हैं और हम बैठ के कड़ी निंदा करते रहते हैं और हम कहते हैं हम विचार कर रहे थे, हम प्लान कर रहे थे, हम योजना बना रहे थे। ऐसा क्यों है? रोहित जी, क्या यह कहना तथ्यपरक है? क्या यह सत्य नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक किसी सरकार के कार्यकाल में हुई? हो गया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उसके बाद कितने अटैक्स हुए सर? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं। अभी यह बात 6 महीना पुरानी है। सरकार इसके बारे में, मैंने कहा ना, सर्जिकल स्ट्राइक कोई स्थायी समाधान नहीं था, मगर अभी इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी चाहिए। अभी ब्रिगेडियर मिश्रा की बातों में जो आपको आक्रोश की अभिव्यक्ति दिखी, तो आर्मी के साथ यह समस्या क्यों हुई है? आप याद करिए, यह कश्मीर का ही मुद्दा है, दुनिया में इकलौता उदाहरण है 1948 में जब जीतती हुई आर्मी ने सीज फायर कर दिया हो, वरना हमेशा हारती हुई आर्मी सीज फायर के लिए कहती है, और बड़ा और ताकतवर देश, जीतता हुआ देश यूनाइटेड नेशंस में चला गया हो। खैर, उसके बाद 65 और 71 हमने जीते, आर्मी ने जीता, डिप्लोमेसी की टेबल पर हम हार गए। मतलब ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, हम जीतने के बाद बाजी हारते रहे। उसके बाद मैं अभी कहना चाहूंगा, अखिलेश जी, आपने ये बात कही थी, अरे भाई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोलती हैं, रीजनल पार्टीज हैं, हम एक बात समझ सकते हैं, मगर मसरत आलम के पक्ष में जब सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं तो यह बात हमारे लिए थोड़ी कष्टप्रद हो जाती है। जब गुलाम नबी आज़ाद आकर दिल्ली में बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो आकर कहते हैं कि अगर अफजल को फांसी दी गई तो कश्मीर वैली में आग लग जाएगी। और याद करिए, संसद के हमले में जो लोग मारे गए थे, उन शहीदों के परिवारों ने मेडल लौटा दिया, आपकी सरकार थी, मगर इसके बावजूद बरसों बरस जो है अफजल की फांसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अटकी रही। तो शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर के ट्वीट्स जब उनके पक्ष में आते हैं तो कष्ट होता है। इसलिए देखिए किस ढंग का अप्रोच होना चाहिए भारतीय दलों को। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1995 में कश्मीर के मुद्दे पर जेनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी। कश्मीर मुद्दे पर हमारे कांग्रेस से जबरदस्त मतभेदों के बावजूद अटल जी उस डेलीगेशन को लीड करते हुए गए और वहां नरसिम्हा राव सरकार की जबरदस्त वकालत की। श्रेय हमने उस सरकार को जाने दिया, हम श्रेय और प्रेय के चक्कर में नहीं पड़े। इसलिए मैं कहता हूं, कश्मीर जैसी गंभीर संवेदनशील समस्या के ऊपर जब हम राजनीति से परे होकर सोचेंगे, और अंत में मैं कहूंगा, जब जेएनयू में वो टोली नारा लगाती है, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, और कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग लड़ेंगे, और अगर उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाएगा, तो मेरे विचार से समस्या और गंभीर हो जाती है। कश्मीर वालों को लगता है दिल्ली में भी उनके हिमायती बैठे हैं और ऊपर ऊपर बड़े से बड़े राजनीतिक दलों ही बैठे हैं। हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम कुल मिलाकर यह वातावरण बना पाएंगे, और यह निश्चित रूप से बनेगा, यह हमारा विश्वास है। अखिलेश जी, कवर फायर तो देना बंद करें अगर साथ देना चाहते हैं तो। देखिए, जब कोई आरोप लगाएगा तो क्या हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है? मैंने कब कहा सर? मैं तो सवाल पूछा आपसे। आज ये सुविधा के राष्ट्रभक्त, तुम आ गए। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, अभी सब एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। ये सुविधा के राष्ट्रभक्त जो हैं, सन 47 से शुरू किए थे, पता था सन 47 से उसके पहले ये लोग कहाँ थे और आज भी कहाँ हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कोट बता रहा हूँ। जब वो टनल का उद्घाटन करने गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मंच से कहा था कि कश्मीर के नौजवान टूरिज्म और टेररिज्म में से चुन लें। ऑप्शन दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़ा अच्छा जॉब का ऑप्शन दे रहे हैं। 2.5 करोड़ नौकरियां तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जॉब का ऑप्शन दे रहे हैं कि टूरिज्म और टेररिज्म में से चुन लें। अभी बात उठी थी 6% वोट पा करके, किसकी हुकूमत में 6% पोलिंग हुई, और इसके पहले क्या % पोलिंग हुई थी? इसका श्रेय कौन है? वो जो एक बानी मारे गए थे आतंकवादी, जिनको लेकर के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री कश्मीर भाजपा के, जिन्होंने कहा नहीं वो गलती से मार दिया गया, गलती की आर्मी ने, पाकिस्तान वो आतंकवादी नहीं था, बाकायदे कैमरे पे बोला था। हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया हमारे सुधांशु जी कि पाकिस्तान सीमा पे जा कर के दीपावली मनाई थी। वहीं कहा था, इन्होंने कैमरे पे कहा था कि देखा मैंने आर्मी वालों का कोर्ट मार्शल करवा दिया और ये मैं ही कर सकता हूँ, कहने वाली सरकार है।
कि आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की हत्या की थी आर्मी ने, मैंने कोर्ट मार्शल करवा दिया, ये वर्ड थे उनके। तो ये बोलने वाले लोग आज हमको आरोप लगा रहे हैं। बहस हो रही है कि कैसे चीज़ों को रुके, उस पर न जा करके हम पे आरोप लगा रहे हो। अरे भाई, जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है, आप क्या कदम उठा रहे हैं, किस देश से बात किए, कहाँ राजनयिक भेजे आपने, कौन कौन से मंत्री विदेशों में किस राष्ट्राध्यक्ष से मिले, आपने क्या क्या किया, ये होना चाहिए, ये बताना चाहिए कि हम लगे हुए हैं, हमने इन देशों से ये सामरिक और कूटनीतिक बातें कर ली, अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, वो हमला पर हमला किए जा रहा है। जो इनकी जुबानें इतनी तरकस हुआ करती थी, कर्कश हुआ करती थी, उनको लफ्ज भी अब नहीं मिल रहे हैं। तो आज इस सब कह देने से आप ये सोचें कि दोषारोपण करके, अब आप सत्ता में विपक्ष में नहीं है कि दोषारोपण करना आपका काम है। आपका काम करना है, परिणाम देना है। दोषारोपण करना विपक्ष का काम होता है। ठीक है। जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, सबका काम होता है कि आपका साथ दे। हम लोग सब लोग साथ हैं, लेकिन आप कुछ तो बताइए कि कर क्या रहे हैं। अभी हमारे जो एक नेवी का अफसर जिनको पकड़ लिया, फांसी की सजा सुना दी, 2 दिन टीवी में आया, आपने पार्लियामेंट में बोला, उसके बाद उस पर कितना आगे बढ़े हैं, क्या किया, कुछ बताया आपने कि लोगों को यकीन हो कि हमारी सरकार लगी हुई है। सरकार का ये भी कर्तव्य होता है कि राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मसले में विश्वास में लेना, कि लोगों को ये विश्वास हो कि हम जिसको चुन के भेजे हैं वो लगी हुई है। सुषमा जी ने कई बार कहा कि वो पंजाब के 42 लोग हमारे टच में हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है। जो ISI के कब्जे में थे, आज तक नहीं पता लगा कहाँ तक सुरक्षित हैं। ठीक है।